हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से लिंग शुआंग की आवाज आई। मिस्ट्रेस मालकिन, अंदर आ जाओ। फैंग जियू और गुवान शीलिन दोनों चलकर मेज के पास बैठ गए, जबकि काले लिबास में सजी लिंग शुआंग एक ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मिस्ट्रेस, यंग मास्टर, ये बर्ड्स नेस्ट पक्षी के घोंसले का दलिया है जिसे ओल्ड पेट्रियार्क बूढ़े मुखिया ने विशेष रूप से आप लोगों के लिए मंगवाया है। उसने उन दोनों के सामने एक एक कटोरा रखा और एक तरफ हट गई। क्या मेरे दादाजी सो गए हैं? फैंग जियू ने दलिया खाते हुए पूछा। वह उनका ख्याल रख रही हैं, उन्होंने बताया कि वह पहले ही सो चुके हैं। लिंग शुआंग ने कहा और पल भर के लिए रुककर बोली, फैंग गार्ड्स के वे 8 नेता आ चुके हैं और बाहर मिस्ट्रेस से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फैंग जियू ने दलिया का पूरा कटोरा खत्म करने के बाद उसे एक तरफ खिसका दिया और कहा, उन्हें अभी हवेली में ही रहने दो, जब मेरे पास समय होगा तब मैं उनसे मिलूंगी। जी, लिंग शुआंग ने उत्तर दिया और उनका संदेश देने बाहर चली गई। जब उन 8 ने ये सुना तो उन्होंने पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर वहां से चले गए। जैसे ही उन्होंने अपने मुखिया की खबर सुनी थी, वे तुरंत वापस भागे चले आए थे। उन्हें लगा था कि उनकी यंग मिस युवा राजकुमारी घर पर नहीं है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पहले ही लौट आई हैं। बस अब उनके मुखिया की स्थिति कैसी थी? क्या वह खतरे के चरण से बाहर आ चुके थे? वे आंगन से बाहर निकल गए लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए। इसके बजाय वे आंगन की सुरक्षा कर रहे अन्य गार्डों की तरह ही खामोशी से पहरा देने खड़े हो गए। इस रात न केवल फैंग जियू और बाकी लोग नहीं सोए, बल्कि महल में मौजूद मुरुनबो भी सो नहीं सका। वह पूरी रात चिंतित रहा और फैंग जियाओ के बारे में सोचता रहा। क्या वह मर गया या वह अब भी जीवित था? उस समय की स्थिति में उसने उसकी आवाज सुनी थी। यदि वह नहीं मरा, ये सोचकर वह खड़ा हो गया और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। वह शांत नहीं बैठ पा रहा था और केवल भोर होने का इंतजार कर रहा था ताकि किसी को भेजकर और खबरें मंगवा सके। उसकी मूल योजना आज रात ही किसी को भेजने की थी, लेकिन फैंग निवास की सख्त सुरक्षा के बारे में सुनने के बाद उसे डर था कि अगर उसने आज रात किसी को हत्या के लिए भेजा तो कहीं उनका शक गहरा न हो जाए। बार बार सोचने के बाद ही उसने उस विचार को त्याग दिया। उनकी तरह मुरुंग यी हुआन भी सो नहीं पाया। आज उसे अपने शाही पिता के चेहरे के भावों में कुछ गड़बड़ लगी थी और उस बात ने उसका संदेह जगा दिया था। उसे डर था कि आज दिन में हुए हत्या के प्रयास का उनसे कोई संबंध तो नहीं है। अगर वह वास्तव में इस मामले से जुड़े थे तो नहीं, उसने जरूर गलत सोचा होगा। उसके शाही पिता ऐसी आवेगी और लापरवाह हरकत नहीं करेंगे। हालांकि उसके दिल में एक आवाज कह रही थी कि यही कड़वा सच है, क्योंकि अगर वह हत्या सफल हो जाती तो फैंग जियाओ मर चुका होता और सब कुछ उनके नियंत्रण में आ जाता। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें योजना के अनुसार नहीं होंगी और ऐसी चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाएगी। क्लाउडी मून सिटी की विभिन्न शक्तियां भी इसी मामले के बारे में सोच रही थीं। क्या होगा अगर फैंग जियाओ इस तरह गिर गया? फैंग निवास का क्या होगा? यदि फैंग जियाओ खत्म हो गया तो क्या फैंग निवास शाही परिवार का हो जाएगा या इसे उनकी शाखाओं द्वारा हड़प लिया जाएगा? आखिरकार फैंग जियाओ के बिना फैंग निवास में केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति और 16 साल की फैंग किंग रह जाएंगे, जो पूरे फैंग निवास को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। तब फैंग निवास का परिणाम क्या होगा? वे बहुत उत्सुक थे और इसीलिए वे फैंग जियाओ के जीवन और मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित भी थे। जैसे ही दिन निकला, लगभग हर परिवार और शक्ति ने समाचार पूछने के लिए अपने लोग भेजे। जिस बात ने लोगों को हैरान कर दिया वह ये थी कि फैंग निवास से न तो कोई विलाप की आवाजें आ रही थीं और न ही सामने के गेट पर सफेद लालटेन टांगे गए थे। फैंग जियाओ के निधन की कोई खबर ही नहीं थी। क्या क्या इसका मतलब यह है कि वह अभी भी जीवित है? इतनी गंभीर चोटों के साथ साथ उसे जहर भी दिया गया था। वह वास्तव में इन सब के बावजूद जीवित रहने में सफल रहा। लगभग हर कोई अपनी गर्दनें उचकाकर फैंग निवास की ओर देख रहा था, इस उम्मीद में कि कोई खबर घोषित की जाएगी। हालांकि जब तक फैंग निवास जानबूझकर कोई खबर जारी न करे तब तक कुछ भी पता लगा पाना पूरी तरह से असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग निवास के गार्ड हो या नौकर, भर्ती के समय उन सभी की कड़ी जांच की गई थी। ये भी सुना गया था कि निवास में आंतरिक और बाहरी आंगनों के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है। जो लोग बाहरी आंगनों में काम करते थे उन्हें आंतरिक आंगन में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और वे केवल अपने आवंटित क्षेत्रों में ही प्रतीक्षा कर सकते थे। यही कारण था कि यदि कोई फैंग निवास की कोई खबर पाना चाहता था तो उसे वास्तव में उनके द्वारा खुद खबर जारी किए जाने तक इंतजार करना पड़ता था,
अन्यथा ये केवल एक व्यर्थ प्रयास होता। हालांकि फेंग जियाओ पर हुए हमले के बारे में पूरा शहर जानता था और ऐसे डॉक्टर भी थे जिन्होंने घोषणा की थी कि वह रात से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए चाहे जीवन हो या मृत्यु, फेंग निवास को जल्द ही कोई संदेश देना ही चाहिए था। वे केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकते थे और प्रत्यक्ष रूप से संदेश सुन सकते थे। इस लंबे समय से प्रतीक्षित संदेश को केवल दोपहर में ही जारी किया गया। क्या फेंग जियाओ मरा नहीं बल्कि कोमा में चला गया है? वह अब एक वानस्पतिक अवस्था वेजिटेटिव स्टेट में है। यह मरने से अलग कैसे है? वह मरा नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक मार्केट ने उसे कुछ जीवन रक्षक दवाएं भेजी थी जो उसकी जान बचाने में सक्षम रहीं। लेकिन जहर उसके आंतरिक अंगों में गहराई तक समा गया था। इसके अलावा उसकी पसलियों की हड्डी स्टर्नम टूट गई थी और उसके 5 महत्वपूर्ण अंग विसरा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यही वजह है कि वह कोमा में चला गया। मैंने सुना है कि उसके जागने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। जब उसने ये सुना तो किसी ने पूछा, क्या ये सच है? अगर वह सच में एक वेजिटेबल न हिलने डुलने वाला जड़ बन गया है तो इससे तो मर जाना ही बेहतर होगा, है ना? आखिरकार वह एक प्रसिद्ध सेनापति है और एक सम्मानित मार्शल कल्टीवेटर भी है। फिर भी अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। सच में जीवित रहने से मर जाना ही बेहतर हो सकता है। एक अन्य व्यक्ति ने आह भरी और अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। आह, यदि जनरल फेंग वास्तव में गिर जाते हैं तो मुझे डर है कि फेंग निवास का एकमात्र परिणाम। एक अन्य व्यक्ति यह सुनकर हंसा और बोला, फेंग निवास के साथ जो कुछ भी होता है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन काल से ही ऐसा होता आ रहा है। मेरा अनुमान है कि जैसे ही यह खबर फैलेगी पूरे फेंग निवास में उथल पुथल मच जाएगी, विशेष रूप से उनकी शाखा साइड ब्रांच के लिए। फेंग निवास की शाखा। ये फेंग निवास मूल रूप से अन्य पारिवारिक कुलों से अलग था। वे बहुत पहले एक दूसरे से अलग हो चुके थे। भले ही कोई शाखा हो, उन्हें कदम रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहना मुश्किल है। एक बार फेंग जियाओ के गिर जाने के बाद केवल बुजुर्ग ओल्ड पैट्रियार्क फेंग और उनकी यंग मिस बचेंगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, क्या उन ओल्ड पैट्रियार्क को डिमेंशिया, भूलने की बीमारी नहीं है? हालांकि मैंने हाल ही में इसके किसी दौरे के बारे में नहीं सुना है, लेकिन कौन जानता है कि यह फिर से कब हो जाए। रही बात उनकी यंग मिस की, तो वह केवल 16 साल की है और उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। मुझे बताओ, वो पूरे फेंग निवास का समर्थन कैसे कर सकती हैं? मेरी राय में फेंग निवास जो मुसीबतें झेलने वाला है वे पक रही हैं और किसी भी समय फूट सकती हैं। ओह, मैं इससे असहमत हूँ। क्या उस यंग मिस फेंग ने परिवार की बागडोर नहीं संभाल ली है? उनके हाथों में फेंग कमांड टोकन होने से फेंग गार्ड्स केवल उनके आदेश सुनेंगे। मुझे बताओ, उनके साथ मुसीबत पैदा करने की हिम्मत कौन करेगा? बिना किसी ताकत के एक युवा लड़की की बात कौन मानेगा? कौन नहीं जानता कि इस दुनिया में केवल शक्तिशाली का ही सम्मान किया जाता है? यदि कोई वास्तविक ताकत नहीं है तो क्या मुर्गे के पंखों का उपयोग तीर बनाने के लिए किया जा सकता है? आप वास्तव में बहुत नासमझ हैं। यहाँ बाहर हर कोई उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था। महल में जब मुरुंगबो ने खबर सुनी तो उसने अपने दिल का बोझ कम होते और तनाव हटते हुए महसूस किया। वह सिंहासन ड्रैगन थ्रोन पर बैठा और शैडो गार्ड से पूछा, क्या ये वास्तव में सच है कि फेंग जियाओ एक वेजिटेबल बन गया है? ये खबर वही है जो आपके अधीनस्थ ने जुटाई है। जहां तक इसके सच होने या न होने की बात है तो यह निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि हम फेंग निवास के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस शैडो गार्ड ने सम्मानपूर्वक अपनी रिपोर्ट समाप्त की। मुरुंगबो खड़ा हो गया और मुख्य हॉल में इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बोला, 2 डॉक्टरों को इस राजा के साथ यात्रा पर चलना है। चूंकि फेंग जियू पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोई थी, इसलिए सुबह होते ही उसने ओल्ड मैन फेंग को जिम्मेदारी सौंप दी और खुद आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। जहां तक बाहर फैलाई गई खबरों की बात थी, वे स्वाभाविक रूप से वही थीं जिस पर उन तीनों ने चर्चा की थी और सहमति जताई थी। इस खबर के जारी होने के बाद आगे क्या होगा, इस समय उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही कारण था कि दोपहर बीतने के बाद जब जड़ी बूटियां लिए हुए लोगों का हुजूम फेंग जियाओ से मिलने के लिए उमड़ पड़ा तो उन्होंने ये सब संभालने का जिम्मा ओल्ड मैन फेंग पर छोड़ दिया। वे लोग संभवतः फेंग जियाओ की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ओल्ड मैन फेंग ने निश्चित रूप से उन सभी को उनसे मिलने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने परिचारक स्टुअर्ट को अनुमति दी कि वह कुछ खास लोगों को बेहोश फेंग जियाओ को देखने के लिए अंदर ले आए। ओल्ड पैट्रियार्क, आप ज्यादा चिंता न करें। कम से कम फेंग जियाओ जीवित रहने में सफल रहे, भले ही वह कोमा में है।
फिर भी उनके जागने की संभावना है। एक पारिवारिक कुल के प्रमुख ने अफसोसजनक स्वर में कहा और फिर से आह भरी। वह केवल इसी तरह से ओल्ड पैट्रियार्क को सांत्वना देने की कोशिश कर सकते थे। एक अन्य कुल प्रमुख ने अपना सिर हिलाया और कहा, सही बात है। अगर हमारे देश में कुशल डॉक्टर नहीं है तो हम हमेशा दूसरे देशों में बेहतर कुशल डॉक्टरों की तलाश कर सकते हैं। दूसरों की बात तो छोड़िए, अगर आप घोस्ट डॉक्टर, भूतिया डॉक्टर को ढूंढ सकें और वे जनरल फैन का इलाज करें तो उनके जागने की संभावना बहुत अधिक होगी। इस समय मैं केवल खबरें फैला सकता हूं और चारों ओर से प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश कर सकता हूं। अगर हम घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ पाए तो ही मेरा मन शांत हो पाएगा। इससे मेरे दिमाग का एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। बस बात यह है कि अभी हम ऐसी विकट स्थिति में हैं। उन्होंने आह भरी और बेबसी से अपना सिर हिलाया, उनका चेहरा दुख से भरा था। ओल्ड पैट्रियार्क, शासक द रूलर पधारे हैं। परिचारक ने दरवाजे पर सूचना दी। ओल्ड मैन फैन तुरंत शासक का अभिवादन करने के लिए कमरे से बाहर निकल गए और बिस्तर के पास पहरा देने के लिए लिन हुआ को छोड़ दिया। दोनों कुल प्रमुखों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत उनके पीछे पीछे अभिवादन करने के लिए बाहर निकल गए। ये पुराना सेवक शासक का अभिवादन करता है। ओल्ड मैन फैंग ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन इससे पहले कि वह झुक पाते, मुरुंगबो ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और ऊपर उठाया। ओल्ड पैट्रियार्क, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। फैंग जियाओ कैसा है? ओल्ड मैन फैंग को सहारा देने के बाद उन्होंने तुरंत चिंता से भरी आवाज में पूछा। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वे वास्तव में अपने अधीनस्थों के बारे में चिंतित हों, जो देखभाल और सरोकार से भरे थे। ओल्ड मैन फैंग ने लाल आंखों के साथ अपना सिर हिलाया और बड़े दुख के साथ उत्तर दिया, सौभाग्य से ब्लैक मार्केट ने हमें एक जीवन रक्षक दवा भेजी थी, लेकिन मामला ऐसा होने पर भी हम केवल उसकी जान बचा पाए हैं। वह पूरे समय बेहोश रहा है। मुझे डर है कि वह कभी नहीं जागेगा। यहाँ तक बोलते हुए उनकी आवाज भर्रा गई और उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछने के लिए अपनी आस्तीन उठाए। इतने व्याकुल न हो ओल्ड पैट्रियार्क, ये राजा अपने साथ यहाँ 2 प्रसिद्ध डॉक्टरों को लाया है। उन्हें जनरल फैन को देखने दें, वे शायद मदद कर सकें। ये पुराना सेवक अत्यंत आभारी है। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और जब दोनों कुल प्रमुखों ने शासक को सम्मान दे दिया तो उन्होंने उन सभी को एक साथ अंदर आने का निमंत्रण दिया। शासक के आदेश पर दोनों डॉक्टर आगे बढ़े और एक बार फिर फैंग जियाओ की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्होंने जितनी जांच की वे उतने ही हैरान हुए। जब उन्होंने कल उसकी जांच की थी तो फैंग जियाओ जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था और वे दोनों सहमत थे कि उसका रात भर जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि आज भले ही दिखने में कल से बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन उसकी सांसें काफी मजबूत थीं। ये स्पष्ट था कि उसकी सांसें इतनी उथली थीं कि किसी भी समय बंद हो सकती थीं, लेकिन अब उसकी सांसें स्थिर हो गई थीं। इससे वे ब्लैक मार्केट द्वारा दी गई दवा से अचंभित रह गए। ये व्यावहारिक रूप से एक ऐसा अमृत था जो मुर्दों को भी जीवित कर सकता था। वह लगभग मौत के दरवाजे पर था और वास्तव में जीवित वापस लौट आया। वे दोनों खड़े हुए और शासक के पास जाकर सम्मानपूर्वक अपनी रिपोर्ट दी। शासक, हालांकि जनरल फैंग अपनी जान बचाने में सफल रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक चोटें बहुत गंभीर हैं और जहर उनके खून में बना हुआ है, इसलिए वे जागने में असमर्थ हैं। यदि हम घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं तो वही वह दिन होगा जब वे शायद जाग सकें। ओह, क्या ऐसी बात है? मुरुंगबो ने विचारपूर्वक देखा और ओल्ड मैन फैंग की ओर मुड़कर पूछा, फैंग जियाओ के साथ इतनी बड़ी बात हो गई है, मुझे मत बताना कि किंगे अभी तक वापस नहीं लौटी है। जब उन्होंने ये सुना तो दोनों कुल प्रमुखों ने तुरंत ओल्ड मैन फैंग की ओर देखा। वे यह नहीं भूले थे कि शासक रूलर ने फैंग किंगे के लिए एक विवाह तय किया था। हालांकि सबकी नज़र में फैंग किंगे का ग्रीन गैलप कंट्री के क्राउन प्रिंस की उपपत्नी साइड कॉन्क्यूबाइन बनना एक सम्मान की बात थी और इसे उसकी अच्छी किस्मत माना जा रहा था। फिर भी फैंग जियाओ इसके सख्त खिलाफ थे। उनकी नज़र में उपपत्नी बनना उनकी कीमती बेटी के लिए एक बड़ा नुकसान था और वह उसी दिन महल में हंगामा करने पहुंच गए थे। ये स्पष्ट था कि वह इस विवाह से असहमत थे और उन्होंने तो लॉर्ड शियांग को कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दिया था। मगर अब जबकि फैंग जियाओ गिर चुके थे और फैंग किंगे अभी तक घर नहीं लौटी थी, तो यह विवाह कैसे संपन्न होगा? जब उन्होंने ये सोचा तो उन दोनों ने चोरी छिपे शासक और ओल्ड पैट्रियार्क फैंग की ओर देखा। ओल्ड पैट्रियार्क फैंग के चेहरे पर अब भी उदासी थी और उन्होंने निराशा के साथ उत्तर दिया, मैंने उसे केवल एक पत्र भेजा है और जल्द से जल्द हवेली लौटने का आग्रह किया है।
मैंने उसे यह नहीं बताया कि उसके पिता के साथ कुछ हुआ है, अगर उसे पता चला तो वह कितनी चिंतित होगी। मैं नहीं चाहता था कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो। ये सुनकर मुरुंगबो ने आगे कुछ नहीं पूछा बल्कि उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ज्यादा चिंता न करें ओल्ड पैट्रियार्क फैंग जियाओ का जीवित बचना आसान नहीं था। इस राजा का मानना है कि एक बार जब हम घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ लेंगे तो वह निश्चित रूप से बच जाएगा। इन शुभ वचनों के लिए शासक का धन्यवाद। ओल्ड पैट्रियार्क फैंग ने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बात की, हालांकि उनकी आंखों में कोई दुख नहीं था। वहां केवल एक जलता हुआ क्रोध था जो सिर उठाते ही गायब हो गया। यह इतना क्षणभंगुर था कि जैसे कभी था ही नहीं, इसलिए किसी ने इस पर गौर नहीं किया। उन लोगों ने कुछ देर बातें की और मुरुंगबो के जाने के बाद दोनों कुल प्रमुखों ने भी विदा ली। उन्हें विदा करने के बाद ओल्ड मैन फैंग जियाओ के आंगन में लौट आए और बिना एक शब्द कहे बीच में रखे पत्थर के बेंच पर बैठ गए। साए की तरह पहरा दे रहे सभी गार्ड इस बात से हैरान थे और एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे। सुनो, यंग मिस वापस आ गई हैं, फिर भी हमें बाहर की दुनिया को ये क्यों बताना है कि वह अभी नहीं लौटी हैं? ओल्ड पैट्रियार्क फैंग का इसके पीछे निश्चित रूप से कोई इरादा होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह खुद मिस का विचार है। मिस्ट्रेस मालकिन की बात करें तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया होगा। वहां एक भी निशान नहीं बचा है। उससे एक मिस्ट्रेस कहते सुन बाकी लोगों ने मजाक में उसकी ओर देखा और कहा, मैं देख रहा हूं कि मिस के साथ एक मुकाबले के बाद तुम पूरी तरह से उनके कायल हो गए हो। नीले कपड़ों में सजे उस आदमी ने उनकी मजाक भरी नजरों का जवाब देते हुए कहा, अरे यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। यदि तुम किसी अनुभवी की बात नहीं मानोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उसने फैंग जियू को उनकी ओर आते देखा। देखो, वह मिस्ट्रेस है। नीले कपड़ों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक झुककर कहा, यू मिस्ट्रेस का अभिवादन करता है। फैंग जियू अपनी जगह रुकी और उसे देखने के बाद एक हल्की मुस्कान बिखेरी। ओह, तुम हो। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, हे मिस्ट्रेस को अभी भी यह अधीनस्थ याद है। क्या तुम वही नहीं हो जिसे पिछली बार मैंने जमकर पीटा था? उसने शरारत से आंख मारते हुए कहा और उनके पास से गुजरते हुए बिना कुछ और बोले आंगन के बीच की ओर चली गई। दादाजी, उसकी आवाज सुनकर उन्होंने अपना सिर उठाया। लिटिल फैंग, तुम यहाँ हो। शासक अभी अभी गए हैं। वह खड़े हुए और पूछा, क्या तुम अपने पिता को देखने जा रही हो? चलो, दादाजी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, उसने तुरंत जवाब दिया और उनके पीछे कमरे में चली गई, जबकि लिंग शुआंग को बाहर पहरा देने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, किसी को नहीं पता था कि वह अंदर क्या कर रही थी। लिंग शुआंग द्वारा रोके गए गार्ड्स का समूह केवल बाहर पहरा दे सकता था। केवल लुयू ही था जिसने अपनी ढिठाई दिखाते हुए लिंग शुआंग को परेशान करना जारी रखा और उस पर सवालों की बौछार कर दी। लिंग शुआंग, मैं लुयू हूँ। तुम्हें मैं याद हूँ ना? उसने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी, लेकिन बदले में उसे केवल उसकी बर्फीली निगाहें मिली। आंगन के बाहर जाकर पहरा दो। नीले रंग का चोगा पहने उस आदमी को देखकर लिंग शुआंग ने भौहें सिकोड़ी। जब लुओ यू ने ये सुना तो उसकी आंखों में भावनाएं चमक उठी और उसने कहा, मिस्ट्रेस ने मुझे बाहर जाकर पहरा देने का निर्देश नहीं दिया है। उसने बंद दरवाजे की ओर एक संक्षिप्त नजर डाली और उसे देखकर मुस्कुराया। निश्चिंत रहो, हम सब एक ही पक्ष के हैं। लिंग शुआंग की भौहें तब और तन गईं जब उसने उससे शान से आंगन के बीच में चलते हुए और मेज के पास बैठकर चाय की चुस्कियां लेते और मिठाइयों का आनंद लेते देखा। अंदर जाने से पहले अपनी मिस्ट्रेस द्वारा छोड़े गए शब्दों को याद करते हुए उसने उसे दोबारा बाहर जाने के लिए नहीं कहा और उन्हें आंगन में पहरा देने दिया, लेकिन उन्हें कमरे के पास नहीं आने दिया। जब दूसरों ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने लिंग शुआंग की ओर विचारपूर्ण नजरों से देखा और फिर उनकी निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। वे शांत रहे और मनन करने लगे। कमरे के भीतर फैंग जियू के साथ ओल्ड मैन फैंग थे, जबकि लिंग हुआ बिस्तर के पास खड़ा था और फैंग जियाओ बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। मिस्ट्रेस, लिंग हुआ ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और एक तरफ हट गया। फैंग जियू बिस्तर के पास बैठ गई और अपने पिता की नब्ज जांची। उसने अपने स्पेस से चांदी की सुइयां निकाली और तुरंत कुछ एक्यूपंक्चर बिंदु को खोल दिया जिन्हें उसने पहले सील कर दिया था। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के आधे समय के भीतर ही फैंग जियाओ, जो पहले बेहोश था, हिलने डुलने लगा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। जब ओल्ड मैन फैंग ने ये देखा तो वे खुशी से झूम उठे और अंततः उन्होंने राहत की एक बड़ी सांस ली। आज सुबह लिटिल फैंग ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वह पहले ही जाग चुके हैं, लेकिन जब वह आए थे तो वह फिर से सो गए थे।
अगली चीज जो उन्होंने देखी वह ये थी कि वह कुशलता से कुछ एक्यूपॉइंट्स पर चांदी की सुइयां चुभोकर उन्हें बेहोश कर रही थी। तब से वह इसी अवस्था में बने हुए थे। उस समय भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें जागते हुए नहीं देखा था, लेकिन उन्हें लिटिल फैंग की बातों पर विश्वास था और उन्होंने उसके निर्देशों का पालन भी किया। अब जब उन्होंने बेहोश फैंग जियाओ को जागते हुए देखा तो उनके दिल का उत्साह समा नहीं पा रहा था। फैंग जियाओ, तुमने सच में हमें बहुत डरा दिया था, ओल्ड मैन फैंग ने सिसकते हुए कहा और उसके बाद राहत की सांस ली। फैंग जियाओ ने अपना मुंह खोला और बोलने की कोशिश की, हालांकि उनकी सांसें अभी भी बहुत कमजोर थीं। उनके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। पिताजी, आप निश्चिंत रहें कि आपका शरीर अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, फैंग जियू ने धीरे से कहा। हालांकि आपके शरीर की चोटें बहुत गहरी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको होश आ गया है। जब तक आप अच्छी तरह से स्वास्थ्य लाभ रिकूपरेट करेंगे, आप 1 महीने के समय में बिस्तर से उठने में सक्षम हो जाएंगे। उनके सीने पर सबसे गहरी चोट लगी थी और उनके 5 महत्वपूर्ण अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। यदि चिकित्सा में उसका कौशल और गोलियों, पिल्स व जड़ी बूटियों पर उसका शोध न होता तो इस तरह की स्थिति वास्तव में असाध्य थी। हालांकि उसके कौशल और उसके द्वारा बनाई गई गोलियों के साथ वह 1 महीने का समय लेकर उन्हें 50 से 60% तक ठीक करने में सक्षम होनी चाहिए। ये समय उनके लिए अच्छी तरह से आराम करने और ठीक होने के लिए बिल्कुल सही है। आज से यहाँ किसी और के आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आता भी है तो किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम जो भी कहोगी हम वही मानेंगे। ओल्ड मैन फैंग ने बार बार अपना सिर हिलाया और फिर सभी आगंतुकों को रोकने के निर्देश देने के लिए मुड़े। इसी समय दरवाजे पर 2 दस्तक गूंजी और एक व्यक्ति अंदर आया। लिटिल जियू, मैं दलिया ले आया हूँ। गुवान शीलिन एक छोटा कटोरा लेकर आया और जब उसने देखा कि ओल्ड मैन फैंग भी यहाँ है तो उसने उनका अभिवादन किया। जब ओल्ड मैन फैंग ने सुना कि यह फैंग जियाओ के खाने के लिए है तो वे पूछे बिना नहीं रह सके, लिटिल जियू, क्या तुम्हारे पिता अभी दलिया खाने में सक्षम है? उनके सीने में बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे डर है। फैंग जियू मधुरता से मुस्कुराए और उसने कटोरा अपने हाथों में ले लिया और एक छोटा चम्मच निकाला। ये वह आहार है जिसे मैंने विशेष रूप से पिताजी के लिए तैयार किया है। उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं, इसलिए हमें उनकी दवा के साथ सावधान रहना होगा। ये भोजन अधिक सौम्य है और उनके उपचार के लिए बहुत प्रभावी है। जब वह दलिया तैयार कर रही थी, गुवान शीलिन बिस्तर के पास आया और फैंग जियाओ की सहायता की और सावधानी से उन्हें सहारा देकर उठाया ताकि फैंग जियू उन्हें दलिया खिला सके। दलिया के छोटे चम्मच पर फूंक मारते हुए उसने उनसे कहा, पिताजी, इसमें कुछ स्पिरिट फ्लूइड, आध्यात्मिक तरल भी मिलाया गया है। क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों को ठीक करने के साथ साथ यह आपके शरीर की ताकत को वापस ला सकता है और शरीर में की चीख के प्रवाह को स्थिर कर सकता है। लीजिए, सावधानी से, ये गर्म है। ओल्ड मैन फैंग बगल में खड़े होकर फैंग जियू को अपने पिता की इतनी कोमलता से देखभाल करते हुए देख रहे थे और वे अपनी प्रशंसा में सिर हिलाते हुए एक छोटी सी मुस्कान बिखेरे बिना नहीं रह सके। किसने कहा कि केवल पुरुष ही अच्छे होते हैं? किसने कहा कि केवल पुरुष ही परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं? जो एक पुरुष कर सकता है वह एक महिला भी कर सकती है। कभी कभी वे शायद और भी बेहतर काम कर सकती हैं। उनके फैंग परिवार के वंशजों में केवल लिटिल फैंग ही एक संतान थी। ये बच्ची बिना किसी चिंता के पली बड़ी थी, बड़ों की डांट तक उसने कभी नहीं सुनी थी। अब जबकि ऐसी घटना घटी तो कोई लड़का भी होता तो शायद वह इतने दबाव और घबराहट को झेल नहीं पाता। हालांकि वह केवल 16 वर्ष की एक लड़की थी जिसने इस तूफान का सामना किया था और अपने नाजुक कंधों का उपयोग पूरे फैंग निवास को सहारा देने के लिए किया और उनके लिए एक नया रास्ता बनाया। ये सोचकर वे भावनाओं से भर गए। वे एक तरफ गौरवान्वित थे तो दूसरी तरफ दुखी भी। पिताजी, अपनी आंखें बंद करें और अच्छी तरह आराम करें, फैंग जियू ने धीमी आवाज में कोमलता से कहा और जब उन्होंने पूरा कटोरा दलिया खत्म कर लिया तो गुवान शीलिन ने उन्हें बिस्तर पर आराम से लेटने में मदद की। बिस्तर के पास पहरा देने के लिए लिन हुआ को छोड़कर वे तीनों कमरे से बाहर निकल आए। दादाजी, भाई, बात करने के लिए मेरे आंगन में आ जाए। उसने उन दोनों की ओर देखा और दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक है। उन दोनों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। फैंग जियू ने आंगन के बीच में देखा जहां लुओ यू और अन्य लोग थे और कहा, तुम सब यहीं रुककर इस आंगन की रक्षा करो। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उनमें से कुछ ने एक दूसरे को देखा और गंभीरता से उत्तर दिया, जी। फैंग गार्ड्स को निर्देश देने के बाद वे तीनों उसके आंगन की ओर चल दिए। दूसरी ओर महल में
महल लौटने के बाद मुरुनबो ने अपने सामने खड़े दो पुराने कल्टीवेटर्स साधकों की ओर देखा और पूछा, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि फैंग जियाओ वास्तव में कोमा में है और एक वानस्पतिक वेजिटेटिव अवस्था में है? ऐसा नहीं था कि वह संदेह से भरा था, लेकिन यह मामला उसके लिए भी बहुत अविश्वसनीय था। शुरुआत में उसने सोचा था कि फैंग जियाओ बिना किसी सवाल के मर जाएगा। किसने सोचा होगा कि ब्लैक मार्केट उसे जीवन रक्षक दवा देकर उसकी जान बचा लेगा? उन्होंने सोचा था कि जान बच जाने के बाद वह जाग जाएगा, लेकिन इसके बजाय वह एक वेजिटेबल बन गया और कोमा से बाहर आने में असमर्थ रहा। हालांकि यह उनके लिए एक अच्छी बात थी, बस उनके मन में अभी भी बेचैनी और चिड़चिड़ाहट का भाव था। उन दोनों वृद्धों ने एक दूसरे की ओर देखा और विचार करने लगे। काफी देर बाद वे बोले, शासक, फैंग जियाओ को हम में से प्रत्येक से एक प्रहार मिला है। उस समय हम में से प्रत्येक ने अपनी शक्ति का लगभग 70% उपयोग किया था। यदि वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। ये केवल फैंग जियाओ ही है जो अब तक टिका रहा, लेकिन हमारा मानना है कि भले ही वह जीवित है, पर उसके होने या न होने में कोई अंतर नहीं है। आखिरकार वे दो हथेली के प्रहार, पाम स्ट्राइक्स, उसके 5 महत्वपूर्ण अंगों पर किए गए थे। उसे तो देवता भी नहीं बचा सकते। शायद वह मन की शांति पाने के लिए बस उनके पुष्टि भरे शब्दों का इंतजार कर रहा था। इस बिंदु पर उनकी बातें सुनने के बाद उसने आखिरकार अपने दिल की सारी चिंताओं को त्याग दिया। इस राजा के भी यही विचार हैं। उसने सिर हिलाया और अंत में मुस्कुराते हुए कहा, ये 2 दिन आप दोनों के लिए कठिन रहे हैं। अपने शासक की चिंताओं को दूर करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस बात यह है कि दोनों आवाजें थोड़ी हिचकिचाई, जैसे उनके चेहरे पर ऐसा भाव हो कि वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे कहें। यह देखकर मुरुनबो दिल खोलकर हंसा और बोला, यदि कुछ कहना है तो कृपया कहिए। जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो वे दोनों अब और नहीं हिचकिचाए और सीधे तौर पर कहा, बात यह है कि हम ओल्ड वाइट नाम का वो घोड़ा पाना चाहते हैं। हम सोच रहे थे कि क्या शासक हमें कोई समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। वह अजीब घोड़ा निश्चित रूप से एक स्पिरिट बीस्ट, आध्यात्मिक पशु था, लेकिन वे उसकी श्रेणी और वंश की पहचान नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वे इतना जानते थे कि ऐसी स्थिति में उनके द्वारा छोड़े गए दमनकारी दबाव और आभा और के बावजूद उन दोनों से बच निकलने में सक्षम होना एक सराहनीय कार्य था। उनका मानना था कि इसकी श्रेणी कम नहीं होनी चाहिए। यदि वे उसे अपने हाथ में ले सकें तो वे निश्चित रूप से उसे पालतू बना लेंगे और उसे अपना वाहन सवारी बना लेंगे। आखिरकार उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई आध्यात्मिक पशु नहीं देखा था जिसमें इतनी आध्यात्मिक जागरूकता और इतनी उच्च युद्ध क्षमता हो। उस दिन की लड़ाई के बाद उसे पाने की इच्छा उनके दिलों में घर कर गई थी। जब उन्होंने उन दोनों की बातें सुनी तो मुरुनबो चौंक गया और बोला, आपको वह घोड़ा चाहिए? जैसा कि मैंने सुना है, ओल्ड वाइट नाम का वह घोड़ा फैंग किंगे तब वापस लाई थी जब वह अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गई थी। यदि आप चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे तो मुझे डर है कि यह काफी असंभव है। उस दिन की लड़ाई से वह भी बता सकता था कि वह घोड़ा साधारण नहीं था। कुछ भी हो, उसके खुरों की लात से 2 मार्शल कल्टीवेटर्स हवा में उड़ गए थे। ऐसी क्षमता वाला साधारण घोड़ा आपको भला कहाँ मिल सकता है। बस बात यह थी कि देश का शासक होने के नाते उसे वह घोड़ा छोड़ने के लिए कहना थोड़ा अजीब था, और यह ऐसी बात थी जिसे खुलेआम नहीं कहा जा सकता था। फैंग जियाओ गिर चुका है, जबकि फैंग निवास में केवल वही ओल्ड पैट्रियार्क फैंग और फैंग किंगे बचे हैं। इन दोनों के बीच एक बुजुर्ग है जबकि दूसरी बहुत छोटी है। ऊपर से उस बूढ़े को डिमेंशिया, भूलने की बीमारी है, और वह बीच बीच में याददाश्त खो देता है। उस छोटी बच्ची के पास केवल वह तुच्छ शक्ति है। कुछ दिनों में मुझे डर है कि वे अपने फैंग निवास को भी एक साथ नहीं रख पाएंगे। तो फिर एक मामूली घोड़े की क्या बिसात। यदि शासक के लिए यह अनुरोध करना कठिन है तो आप कुछ समय प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि एक बार जब शासक अपना अनुरोध करेंगे तो फैंग किंगे उनके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार फैंग जियाओ गिर चुका है, आने वाले दिन अतीत से अलग होंगे। इन बातों को सुनकर मुरुनबो का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, फिर कुछ समय प्रतीक्षा करें। जब उपयुक्त अवसर होगा तो ये राजा वह घोड़ा आप दोनों को उपहार में दे देगा। हमें सबसे पहले शासक का धन्यवाद करना चाहिए। उन दोनों ने हाथ जोड़े और सिर झुकाया, उनके चेहरे मुस्कान से भरे थे। उनकी राय में यह मामला बिल्कुल भी कठिन नहीं था। एक बार फैंग जियाओ के गिर जाने के बाद क्या फैंग निवास वध की प्रतीक्षा कर रहे एक मोटे मेमने की तरह नहीं था। ये केवल एक घोड़ा है। उस समय यदि वह इसकी रक्षा करना भी चाहेगी तो मुझे डर है कि उसमें क्षमता नहीं होगी।
उसी समय भले ही 8 फैंग गार्ड्स फैंग जियाओ के आंगन में इकट्ठे थे, लेकिन उनके दिल उस बंद दरवाजे के पीछे टिके हुए थे। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि पैट्रियार्क सच में कोमा में है? उनमें से एक ने पूछा, उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा था। होना तो चाहिए। क्या शासक जांच के लिए 2 डॉक्टरों को साथ नहीं लाए थे? इसके अलावा मैंने सुना है कि इस बार पैट्रियार्क गंभीर रूप से घायल हुए थे और यह उनका सौभाग्य है कि वे अपनी जान बचाने में सफल रहे। लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। या क्यों न हम अंदर जाकर एक नज़र देख लें? उनमें से एक ने सुझाव दिया और उसके स्वर में प्रलोभन का संकेत था। मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि कोई भी विचार मन में न पालें। मिस्ट्रेस ने हमें पहले ही स्पष्ट आदेश दिए हैं कि उनकी अनुमति के बिना किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आंगन में एक पेड़ के सहारे झुके हुए लू यू ने उन्हें घूरते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर सामान्य हंसी मजाक का कोई संकेत नहीं था। लेकिन हमें अपने ही पैट्रियार्क की स्थिति के बारे में नहीं पता। मेरा दिल चिंता से भरा है। इसके अलावा फान लिन का चिकित्सा कौशल भी बुरा नहीं है। पैट्रियार्क की स्थिति देखने के लिए उसे अंदर क्यों नहीं जाने देते? सफेद कपड़े पहने फान लिन एक ऐसा व्यक्ति था जिससे एक सज्जन का स्वभाव झलकता था। उसने कुछ देर विचार किया और कहा, यंग मिस और ओल्ड पैट्रियार्क की अनुमति के बिना अंदर जाना अच्छा नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि बेहतर होगा कि हम इसे भूल जाएं। यदि हमें जानना होगा तो वे हमें बता देंगे। यदि हमें नहीं जानना चाहिए तो हमारे लिए न जानना ही बेहतर है और टोह न लेना ही सबसे अच्छा है। उनमें से कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। केवल वही आदमी जो इसके लिए उत्साहित था थोड़ा असंतुष्ट था और उसने कहा, यह क्या है? क्या ये सिर्फ अंदर जाकर एक नज़र देखना नहीं है? चूंकि आप लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते तो मैं खुद ही अंदर चला जाऊंगा। ठीक है। वैसे भी जब तक आप लोग कुछ नहीं कहेंगे यंग मिस को पता नहीं चलेगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह तुरंत बंद कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। कि कांग, उनमें से कुछ ने उसे पुकारा। वह फैंग गार्ड अपनी जगह रुका और पीछे मुड़कर उनकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान थी और उसने बहुत सहज भाव से कहा, तुम सब बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पैट्रियार्क मुखिया को कुछ करने जा रहा हूं। मैं बस बहुत उत्सुक हूं और एक नज़र देखना चाहता हूं, बस इतना ही। इसके बाद उसने दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाया और ठीक इसी क्षण उसका फैला हुआ हाथ पकड़ लिया गया। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह लुओ यू था जिसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। लुओ यू, तुम क्या कर रहे हो? लुओ यू के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी और उसने कहा कि कांग, हमारी मिस्ट्रेस ने जाने से पहले हमसे आंगन के भीतर रहने को कहा था और हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। उस समय तुम भी सहमत हुए थे। हमारे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। ये देखकर कि वह बहुत गंभीर था कि कांग चौंक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींचा और तुरंत पीछे हट गया। उसने मुड़कर देखा तो एक नज़र में उसे समझ आ गया कि उन सभी के चेहरे पर एक गंभीर और सख्त भाव था। फिर वह उनकी ओर देखकर माफी मांगते हुए मुस्कुराया। क्षमा करें, मैं केवल उत्सुक था, बस इतना ही। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है? उसने इस मामले को इतना गंभीर नहीं समझा था। केवल जब उसने उन सबको इस तरह प्रतिक्रिया करते देखा तब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वास्तव में उसका कोई गलत इरादा नहीं था और वह केवल उत्सुक था। वह बस पैट्रियार्क की स्थिति के बारे में अधिक जानना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि जल्दबाजी का एक क्षण उसके भाइयों को मुश्किल स्थिति में डाल देगा। वह उन 8 में सबसे छोटा था, लेकिन वह कोई तरकीन व्यक्ति नहीं था। यदि उसकी गलती थी तो वह माफी मांगता और उसे सुधारता। उन कुछ लोगों ने ये देखा और राहत की सांस ली। वास्तव में उन्हें यह नहीं पता था कि फैंग जियू ने न केवल इस आंगन को उनके पहरे के लिए छोड़ा था, बल्कि उसने शैडो गार्ड्स गुप्त रक्षकों को भी इस आदेश को बनाए रखने के निर्देश दिए थे। यदि कोई उसकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करता तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता। इस आंगन में जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट उसे दी गई थी। भले ही वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं थी, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हुआ था। 2 दिन बाद वह जानबूझकर बाहर से जल्दी वापस लौटी। इस बार ये शहर के सभी लोगों के लिए उसकी झलक देखने और सबको ये बताने के लिए था कि वह वापस आ गई है। शहर में जैसे ही उसकी वापसी की खबर मुरुंग यी हुआन के कानों तक पहुंची, वह तुरंत फैंग निवास की ओर चल दिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग निवास के गेट पर 1 दर्जन से अधिक लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। धीमी आवाज में अपनी पहचान बताने के बाद वह कुछ खबरें जुटाने में सफल रहा और उसे पता चला कि वे वास्तव में फैंग निवास की साइड ब्रांच शाखा के लोग थे।
स्थिति को देखते हुए वह फैंग निवास की ओर आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित एक चाय की दुकान टी हाउस में चला गया। वह दूसरी मंजिल पर चाय पीने के लिए बैठ गया और फैंग निवास के गेट पर कड़ी नजर रखने लगा। ओल्ड पैट्रियार्क फैंग, यंग मिस, हमारे फैंग निवास की साइड ब्रांच के लोग बाहर हैं। उन्होंने कहा कि वे हमारे पैट्रियार्क से मिलना चाहते हैं। परिचारक स्टुअर्ट ने बाहर की स्थिति की सूचना दी और उनके आदेश का इंतजार करने लगा। साइड ब्रांच? कौन सी साइड ब्रांच? ओल्ड पैट्रियार्क फैंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा। ये वह शाखा है जो सेकंड ओल्ड मास्टर, दूसरे पुराने स्वामी की है, यहाँ तक कि सेकंड ओल्ड मास्टर खुद भी यहाँ आए हैं। ये सुनकर ओल्ड पैट्रियार्क फैंग गहरे विचारों में डूब गए। उन्होंने फैंग जियू की ओर देखा जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला था, और परिचारक को निर्देश देना जारी रखा, उन्हें मुख्य हॉल में ले आओ, मैं जाकर देखूंगा। जी, परिचारक ने कहा और बाहर चला गया। लिटिल फैंग, तुम्हें क्या लगता है? ओल्ड पैट्रियार्क फैंग ने पूछा। होना ये चाहिए कि उन्होंने सुना है कि पिताजी गिर चुके हैं और उन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी हैं। वह शानदार ढंग से मुस्कुराए। आज से इन भेड़ियों की हरकतों की शुरुआत हो गई है। आगे और भी आएंगे। तुम सही कह रही हो, ये लोग कृतघ्न हैं। मैं जाऊंगा और उन सबको विदा कर दूंगा। ओल्ड पैट्रियार्क फैंग ने कहा और तुरंत बड़े बड़े कदमों से चल दिए। दादाजी, उनकी आवाज उनके पीछे गूंजी। ओल्ड पैट्रियार्क फैंग के कदम रुक गए और वे उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। फैंग जियू खड़ी हुई और उनकी ओर चलकर आई। उसने उनसे धीरे से कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, दादाजी के लिए यहीं रहकर पिताजी के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। तुम मेरी जगह जाओगी। वे चौंक गए और उन्हें चिंता हुई कि शायद वह इसे संभाल न पाए। ये साइड ब्रांच शाखा के बस कुछ ही लोग तो हैं, मुझे मत बताए कि दादाजी को डर है कि मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। वह शरारत से मुस्कुराए और अपनी आस्तीनें धीरे से ऊपर खींचते हुए शान से मुख्य हॉल की ओर चल दी। इस समय हॉल में इंतजार कर रहे लोग पहले ही अधीर हो चुके थे। हमने इतनी देर इंतजार किया, अभी तक कोई यहाँ क्यों नहीं आया? वे वास्तव में हमें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं गिनते। मुझसे क्या पूछ रहे हो? एक बार फैंग जियाओ क्या गिरा, मेहमानों की मेजबानी करने का बुनियादी शिष्टाचार भी पूरी तरह से भुला दिया गया है। हॉल में कई लोगों का असंतोष सुनकर वह बूढ़ा आदमी जो अपनी छड़ी थामे आंखें बंद करके बैठा था, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और दहाड़कर बोला, चुप हो जाओ। सब तुरंत शांत हो गए और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की जब तक कि बाहर से परिचारक स्टुअर्ट की आवाज नहीं आई। यंग मिस यहाँ हैं। जैसे ही उन्होंने ये सुना, हॉल में मौजूद सभी लोगों ने बाहर से अंदर आ रही आकृति की ओर देखा। उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक नाजुक लड़की को देखा। उसका शरीर दुबला पतला था और वह बहुत कोमल दिख रही थी। उसके कदम हल्के थे और वह शालीनता से अंदर आए। उसके हर कदम के साथ उसकी सफेद स्कर्ट हवा में उड़ते हुए फूल की तरह लहरा रही थी। ये नज़ारा बेहद लुभावना था। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि उसका मुखड़ा अत्यंत तेजस्वी था और उसकी गोरी त्वचा उसके उत्कृष्ट नैन नक्शों को और निखार रही थी। यदि कोई उसे एक बार देख ले तो यह एक अविस्मरणीय चेहरा था। सोचने वाली बात थी कि जिसे नंबर 1 सुंदरी कहा जाता हो, उसका रूप निश्चित रूप से असाधारण होगा। हालांकि अफवाहें एक बात होती हैं और उसे साक्षात देखना बिल्कुल अलग बात। उन्हें लगा कि उसमें एक ऐसा आकर्षक जादू और स्वभाव था जो उसके चेहरे की सुंदरता से कम नहीं था। उसे देखकर सबके मन में एक ही विचार आया, कल्पना कीजिए कि यह नाजुक और कमजोर लड़की पूरे फैंग परिवार का बोझ कैसे उठाएगी। जब उन्होंने ये सोचा तो उनके मन में यह विश्वास और पक्का हो गया कि आज यहाँ आने का फैसला सही था। किंग ये सेकंड ग्रेट अंकल बड़े दादाजी के छोटे भाई और बाकी चाचाओं का अभिवादन करती है। बूढ़े और कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को सम्मान देने के बाद वह बैठने के लिए मुख्य आसन की ओर चली गई। ऐसा कैसे कि तुम्हारे दादाजी के बजाय तुम यहाँ आए हो? तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आवाज में असंतोष के संकेत को छिपाए बिना धीमी आवाज में पूछा। पिछले कुछ दिनों में संभालने के लिए बहुत सी चीजें थीं और दादाजी इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर दी और उनका शरीर इसे झेल नहीं पाया। वे इस समय आराम कर रहे हैं। उसकी आवाज कोमल थी और उसके बोलने का तरीका धीमा और फुर्सत भरा था। वह बिल्कुल एक ऐसी युवा कुलीन महिला लग रही थी जो दुनियादारी से अनजान हो। इस क्षण उसने एक विनीत और हानिरहित कमजोर महिला होने का आभास दिया। जब उसने उसका स्पष्टीकरण सुना तो बूढ़े ने उसकी ओर एक नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, हमने तुम्हारे पिता की दुर्घटना के बारे में सुना है। हम विशेष रूप से यहाँ आए हैं। आखिरकार हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है।
हम परिवार हैं, क्योंकि फैंग निवास के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, हम हाथ पर हाथ धरकर किनारे खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते। उसके इन महान शब्दों को सुनकर फैंग जियून ने उसे परोसी गई चाय का प्याला उठाया और उसका एक छोटा घूंट लिया। उसने इस अवसर का उपयोग अपने मुंह के कोने पर आई व्यंग्यात्मक मुस्कान को छिपाने के लिए भी किया। आधा चेहरा ढंक कर फुर्सत से चाय पीते हुए उसने अपना पूरा समय लिया। जब बूढ़े ने देखा कि वह नहीं बोली, तो उसने आगे कहा, ये जानना जरूरी है कि कोई देश एक दिन के लिए भी शासक के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह एक परिवार बिना मुखिया के नहीं हो सकता। अब जबकि तुम्हारे पिता गिर चुके हैं और तुम्हारे दादाजी अपनी उम्र के ढलान पर हैं। यही नहीं, तुम एक स्त्री हो, इसीलिए हम आज यहाँ तुम्हारे दादाजी से चर्चा करने और सिफारिश करने आए हैं कि तुम्हारे चाचा फैंग परिवार को संभालने में मदद करें। आखिरकार उनकी शक्ति एक मार्शल कल्टीवेटर की है और केवल वही पूरे फैंग निवास को स्थिर कर सकते हैं। वे ही इस भारी जिम्मेदारी को उठाने के योग्य है। फैंग जियू ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उन कई युवकों की आंखें, जो अपने पिता के पीछे खड़े थे, उस पर से हटी नहीं रही थीं। उन्होंने देखा कि फैंग जियू ने अपना सिर उठाया और हॉल में बैठे उन मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ओर देखा। अंत में उसकी निगाहें उस बूढ़े व्यक्ति पर टिकीं और उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेकंड ग्रैंड अंकल मझले दादाजी बड़े दयालु हैं। हमारे घर में अब सब कुछ ठीक है और चाचा को हमारे लिए किसी भी चीज का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी आवाज एक पल के लिए रुकी और थोड़े से रूखेपन के साथ उसने आगे कहा, यही नहीं, भले ही आप फैंग परिवार से हैं, लेकिन हमारा फैंग निवास दादाजी की पीढ़ी से ही बहुत पहले अलग हो चुका था। इसीलिए हमारे फैंग निवास के मामलों में सेकंड ग्रैंड अंकल के लिए हस्तक्षेप न करना ही सबसे बेहतर होगा। ये किस तरह की बातें हैं? क्या तुम अपने बड़ों से इसी तरह बात करती हो? उनका स्वर अप्रिय था और उनका झुर्रियों वाला पूरा चेहरा गुस्से से सिमट गया। जाहिर है उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके बाद की पीढ़ी की उसके जैसी एक मामूली लड़की उनसे इस तरह बात करेगी। सही बात है, फैंग जियाओ किया गिरे, यहाँ देखो, तुम्हारे शिष्टाचार में भी पूरी तरह कमी आ गई है। इससे पता चलता है कि यहाँ एक सक्षम मुखिया की जरूरत है। बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा और फैंग जियू की ओर निंदा भरी नजरों से देखा। वहीं वे कुछ युवक अपने ही ख्यालों में खोए खड़े थे। वे सोच रहे थे कि अगर वे फैंग निवास में प्रवेश कर पाए तो वे अपनी इस नन्ही चचेरी बहन के और करीब आ सकेंगे। उसके पीछे फैंग गार्ड्स खड़े हैं और अगर उनकी शाखा के लोग इसे हासिल कर लेते हैं तो वे वास्तव में आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हाँ, उनके आरोपों को सुनकर फैंग जियू धीरे से हंसी। वह कुर्सी की पीठ के सहारे टिक गई और किनारे से लटकते अपने बालों के साथ खेलने लगी। उसके इस बेपरवाह और आलसी अंदाज के साथ उसकी आभा और धीरे धीरे बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस हंसी ने पूरे व्यक्तित्व को ही बदल दिया हो। अगर पहले वह एक बिल्ली के बच्चे जैसी विनीत लग रही थी, जिससे लोगों को लगा कि वह कमजोर है और उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो अब उसमें आया बदलाव जाग उठे शेर के समान था। जैसे ही उसने अपने नुकीले पंजे बाहर निकाले, एक तीव्र और खतरनाक माहौल छा गया। इस अचानक हुए दमनकारी बदलाव ने उनके शरीर में सिहरन पैदा कर दी, जो सीधे उनकी हड्डियों तक पहुंच गई, जिससे वे बेचैन हो गए और स्थिर बैठना मुश्किल हो गया। तुम हंस क्यों रही हो? चूंकि उसकी हंसी ने उनकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी थी, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उससे घबरा गया। फैंग जियू ने अपनी निगाहें उठाईं और उसकी बर्फीली आंखों ने उन्हें घूर कर देखा। अपने होठों को थोड़ा टेढ़ा करते हुए उसने कहा, स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारी अपनी अज्ञानता पर हंस रही हूं। तुम वास्तव में अपनी क्षमताओं का बहुत अधिक आकलन कर रहे हो। जैसे ही उसके शब्द बाहर आए, हर कोई अपमानित और क्रोधित महसूस करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लाठी जमीन पर दे मारी और गुस्से में दहाड़ उठा, असंगत। तुम्हारी अपने बड़ों के प्रति इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत घमंडी हो गई हो। जाओ और अपने दादाजी को बाहर बुलाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखाया है। एक कनिष्ठ जूनियर इतनी बेहुदा बातें कैसे कर सकता है? फैंग जियू ने उस चेहरे की ओर देखा जो अपने लालच को छिपा नहीं पा रहा था, फिर भी वही ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसमें न्याय की भावना है। उसे लगा कि ये दृश्य अत्यंत भद्दा है। उसकी गोरी और पतली उंगलियां मेज पर थपकी दे रही थीं। वह उन सब की ओर देख रही थी जिनके चेहरों पर क्रोध था, लेकिन उनके दिल फैंग निवास पर कब्जा करने के लिए हर तरह की साजिशें रच रहे थे। जब उसने ये सोचा तो उसके होठों पर एक अजीब सी चमक आ गई। केवल उसकी आलस्य भरी धीमी आवाज फुर्सत से गूंजी,
चूंकि आपने कहा है कि आप फैंग निवास को संभालने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कम से कम थोड़ी क्षमता तो है ही। वरना मेरे दादाजी द्वारा आपको अधिकार का टोकन सौंपने से इनकार करने की बात तो छोड़िए, मैं खुद भी ऐसी चीज के लिए सहमत नहीं होऊंगी। फैंग गार्ड्स तो बहुत दूर की बात है। हालांकि उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने उन्हें एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो उन सबके चेहरे खिल उठे। वे उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे और उत्सुकता से पूछा, हालांकि क्या? आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई स्टोरी लाते रहेंगे।